गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं डॉक्टर शशिबाला तिवारी, असिस्टेंट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री, डीएवी पीजी कॉलेज सिवान। सिंध पर अरब आक्रमण के समय इंडिया का पॉलिटिकल, सोशल, रिलीजियस कंडीशन कैसा था, इसको आज हम लोग डिस्कस करेंगे। प्राचीन काल में सिंध एक प्रसिद्ध राज्य था और यवन आक्रमण के समय यहाँ से महत्वपूर्ण सैनिक मार्ग गुजरता था, लेकिन शक और हूण आक्रमण के समय यह प्रदेश वीरान हो गया था। गुप्त साम्राज्य के समय यह सौराष्ट्र में सम्मिलित था, लेकिन प्रभाकर वर्मन के समय यह एक स्वतंत्र राज्य था जिसको उसने ध्वस्त किया था। हर्ष की मृत्यु के बाद पश्चिमोत्तर भारत में सिंध पहला राज्य था जो स्वतंत्र हुआ। ह्वेनसांग के अनुसार हर्ष के समय में वहाँ एक शूद्र वंश का राज्य था। हर्षचरित के अनुसार हर्ष ने अपने दिग्विजय के समय इसी राजा को हराया था। हर्ष के बाद चार पीढ़ी तक इस वंश का राज्य रहा और उसके बाद चच नामक एक मंत्री उस राज्य पर अपना आधिपत्य कायम कर लिया। चच के समय में सिंधु राज्य की सीमा का काफ़ी विस्तार हुआ और उसकी सीमा कश्मीर तक पहुंच गई। उसके बाद उसका भाई चंद्र राजा हुआ और तब चच का पुत्र दाहिर गद्दी पर बैठा। उसी के समय सिंध पर अरब आक्रमण हुआ। सिंध पर अरब आक्रमण की जानकारी हमें कुछ राजपूत अभिलेखों से मिलती है। इसके अतिरिक्त बिलादुरी की पुस्तक किताब फुतुह अल बलदान एवं फारसी ग्रंथ चचनामा से इसकी जानकारी हमें मिलती है। भारत की पश्चिमोत्तर सीमा पर 3 राज्य थे। उत्तर में कपीशा या काबुल, दक्षिण में सिंध और इन दोनों के बीच साओली। कपीशा राज्य हिंदू कुश और बामियान से लेकर सिंधु नदी तक फैला हुआ था। चीन से कपीशा का घनिष्ठ संपर्क था और अलबरूनी के अनुसार उस समय वहाँ शाहिया वंश का राज्य था। मुल्तान से नीचे सिंधु नदी की घाटी के दक्षिणार्ध में फैला हुआ सिंध का राज्य था। इसके पश्चिम किरमान और मकरान देश थे। चचनामा के अनुसार किरमान, मकरान, मुल्तान इत्यादि सिंध राज्य के अधीन थे। साओली या साओकूट तीसरा प्रमुख राज्य था। इसके दक्षिण में सिंध, दक्षिण पूर्व में बन्नू और किकाना तथा उत्तर में कपीशा था। इसी को अरब लोग जुबुलिस्तान या जाबुल कहते हैं। यह हेलमंद नदी की ऊपरी घाटी में बसा हुआ था। इस क्षेत्र पर भी संभवतः शाहिया वंश का राज्य था। खुरासान के लिए इस वंश का फारस से बराबर झगड़ा हुआ करता था। इन सीमावर्ती राज्यों में अरबों का प्रभाव दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा था। 649 ईस्वी के बाद ही अरब लोग इन क्षेत्रों में आने लगे थे। अली और मुआविया के समय हाकिम अब्दुर रहमान की बहादुरी और चतुराई से काबुल और जाबुल दोनों पर अरबों की विजय हुई। यह घटना 7वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में घटी। अब्दुर रहमान के बाद और 670 ईस्वी के बाद फिर अरबों की हार इन क्षेत्रों में होने लगी। 700 ईस्वी तक लगातार युद्ध करने के बाद अरबों का यह पूरा विश्वास हो गया कि इन देशों को जीतना उनकी शक्ति के बाहर है। इसके बाद काफ़ी अरसे तक ये सभी देश स्वतंत्र रहे और कभी कभी अब्बासिड खलीफा इनसे कुछ कर वसूल लिया करते थे। सर्वप्रथम खलीफा उमर के समय में कोंकण के तट पर अरबों के समुद्री हमले हुए, लेकिन चालुक्यों की सेना ने उन्हें बुरी तरह पराजित किया। दूसरे समुद्री आक्रमणों में भी अरब लोग पराजित हुए। सीमावर्ती 3 राज्यों में सिंध पर अरबों के आक्रमण प्रबल और देर तक हुए। पहले हम कह चुके हैं कि
सिंध जो है वो हर्षवर्धन के राज्य के अधीन था और हुएनसांग के अनुसार वहाँ शूद्र वंश का शासन था। हर्ष के बाद जो पहला राज्य पश्चिमोत्तर भारत में स्वतंत्र हुआ वह सिंध था, जिसकी राजधानी एलोर थी। 7वीं शताब्दी के आरंभ में वहाँ सहसी राय का पुत्र शाहीरास राज्य करता था। राज्य के बीच का हिस्सा स्वयं राजा के हाथ में था और बाकी जो देश था वो 4 प्रोविंस में बटा हुआ था और हर प्रोविंस में सूबेदार का शासन था। शाहीरास फारस के एक सूबेदार निमरोज के साथ संघर्ष करता हुआ मारा गया और उसका पुत्र राय सहसी सेकंड गद्दी पर बैठा। इसके राज्य में चच नामक एक कर्मचारी था जो शीघ्र ही राज्य मंत्री के पद पर पहुंच गया और राजा के मरने पर वह स्वयं गद्दी पर बैठ गया। सूबेदारों ने पहले चच का शासन मानना इनकार किया। चच ने उनसे लड़कर उन्हें अपने अधीन किया और इस प्रकार वहां एक ब्राह्मण राजवंश की स्थापना हुई। उसने 40 वर्षों तक बड़ी योग्यता से शासन किया और उसके बाद उसका पुत्र दाहिर सिंध का शासक हुआ। चचनामा के अनुसार सिंध एक शक्तिशाली और सुसंगठित राज्य था, लेकिन वस्तुतः वह तत्कालीन भारत का ही एक छोटा रूप था। आपस की फूट के कारण ही सिंध का पतन हुआ। वहाँ राष्ट्रीयता का अभाव था और राज विद्रोह की भावना बढ़ती जा रही थी। जिस समय अरबों का प्रसार भारत के समीपवर्ती क्षेत्रों पर हो रहा था, उस समय सिंध आपसी संघर्ष में फंसा हुआ था। सिंध में ब्राह्मण धर्म और बौद्ध धर्म प्रचलित थे। शाहीरास के वंशज बौद्ध थे और चच के लोग ब्राह्मण थे। चच के समय बौद्ध लोग शक्तिशाली थे और उनमें से बहुत से प्रांतों के शासक भी थे जिनका वहां की जनता पर काफी प्रभाव था। ब्राह्मणों और बौद्धों में गहरा वैमनस्य रहता था। चच ने उन लोगों को अपनी शक्ति से पराजित किया और उन पर अपना प्रभुत्व जमाया। इस वैमनस्य का फल यह हुआ कि बौद्धों और अरबों में घनिष्ठता बढ़ी। बौद्धों ने ईरान के बादशाह हज्जाज के पास दूत भेजकर अभयदान ले लिया। सिंध की निर्बलता का दूसरा कारण यह था कि उसका जो निकटस्थ राज्यों के साथ कश्मीर, कन्नौज आदि जो निकटस्थ राज्य थे उससे बराबर झगड़ा रहता था। अरब आक्रमण के समय भी दाहिर रमल के राजा से लड़ रहा था। तीसरा कारण यह था कि चच ने जिस पुराने राजवंश को हड़प लिया था उसके बहुत से शासक और पदाधिकारी उसके विरोधी हो गए थे। चौथा कारण यह था कि दाहिर के भाई चंद्र की मृत्यु के बाद राज्य के 2 भागों में बटे रहने से राज्य संगठन की शक्ति पर इसका बुरा असर पड़ता था। सिंध के अंतिम हिंदू राजाओं ने जाट और मेड़ प्रजा का बड़ा दमन किया था, इसलिए इन लोगों ने भी अरबों का साथ दिया। दाहिर को वहां के लोग असली शासक नहीं मानते थे। कर्मचारी राज्य के विरोधी हो गए थे और उसमें आपसी फूट थी। सब अपनी अपनी डफली बजा रहे थे और विदेशी आक्रमण के खतरे से किसी के कान पर जूं नहीं रेंग रहा था। जैसे जो कहावत अकेला चना भांड नहीं फोड़ता, वही कहावत यहाँ पर चरितार्थ हो रही थी और दाहिर इसी कहावत को चरितार्थ कर रहा था। इसलिए वीर और बलवान योद्धा होते हुए भी वह दूरदर्शी नीतिज्ञ नहीं था। इतने बड़े समुद्री तट की बगल में रहने के बावजूद उसके पास जल सेना का अभाव था। इन सब कारणों से सिंध की स्थिति अच्छी नहीं थी और उसमें वह शक्ति नहीं रह गई थी कि वह बाहरी आक्रमणकारियों का सफलतापूर्वक बहुत दिनों तक के लिए मुकाबला कर सके। अरबों ने समुद्री मार्ग, खैबर मार्ग और मकरान मार्गों को अपनाया, लेकिन अंत में सिंध पर विजयी हुए। समुद्री मार्ग से वे व्यापारी के रूप में आए और अरबों का यह व्यापार 500 वर्षों तक चलता रहा। 9वीं शताब्दी तक अरबी भाषा गुजरात में बोलचाल की भाषा बन गई थी। खैबर में उन्हें सफलता नहीं मिली और अंततः मकरान के मरु प्रदेश के समतली मार्ग से वे सिंध में प्रवेश करने में सफल हुए।
अरबों का भारत से बहुत पुराना संबंध था। हिंदुस्तान के पश्चिमी तट पर खंभात से लेकर दक्षिण के चोल, कल्याण, सोपारा आदि स्थानों तक इनकी बस्तियां थीं। इन स्थानों पर अरबों का व्यापार खूब चलता था। अरब एकता स्थापित होने के बाद उन्होंने हिंद महासागर का सारा व्यापार अपने हाथ कर लिया था और अरब सौदागरों ने मालाबार तट पर अपने नए धर्म का प्रसार करना भी शुरू कर दिया था। 9वीं शताब्दी के अंत के पूर्व मालाबार का राजा चेरामन पेरुमल मुसलमान हो गया था और भारत में सबसे पहले अरबों का अपना धर्म फैलाने की सुविधा उसने दी थी। ऐसा विश्वास किया जाता है कि पेरुमल मक्का भी गया था। जमोरिन की आज्ञा थी कि प्रत्येक धीवर परिवार में से एक व्यक्ति को मुसलमान होना पड़ेगा। कैम्बे के राजा सिद्धराज ने मुसलमानों को नई मस्जिदें बनाने के लिए रुपये भी दिए थे। अरब सौदागरों का पहला बेड़ा भारतीय तट पर 636 ईस्वी में आया था। वे लोग भारतीय औरतों से विवाह भी करते थे। इस मामले में उन्हें हिंदू राजाओं, खासकर वल्लभी के शासक और कालीकट के जमोरिन से बड़ी सहायता मिली। इनके प्रोत्साहन से अरब लोग खंभात, कालीकट आदि स्थानों बस गए। वहां उन्होंने मस्जिदें बनाई। वल्लभी के शासकों से उन्हें इसमें सहायता भी मिली। मालाबार तट पर उनके उपनिवेश बसने शुरू हो गए। इस समय वर्ण विभेद, अंधविश्वास, संस्कारों की जटिलता, संकीर्णता और कट्टरता भी भारतीय समाज में इस प्रकार घर कर गई थी कि प्राचीन भारतीय उदारता अब इतिहास का विषय मात्र रह गया था। यहाँ ऊंच नीच का भेदभाव बहुत बढ़ गया था। जाति धर्म के आधार पर समाज बंट गया था। इस तरह के सिचुएशन का लाभ उठाकर इसी परिस्थिति में सिंध पर अरब आक्रमण हुआ। अरब आक्रमण से भारतीय इतिहास प्रभावित हुआ। अब अरब आक्रमण के और तात्कालिक कारण कौन कौन से थे, इसकी चर्चा हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे कि अरब आक्रमण के कारण कौन थे और इसके परिणाम क्या हुए, इसका नेचर कैसा था। इसको हम लोग दूसरे लेक्चर में डिस्कस करेंगे। थैंक्स।